ऑफिस बॉय की जॉब करने वाला एक लड़का जिसने कभी अपनी जिंदगी में भी सोचा नहीं होगा कि वो यूट्यूब की दुनिया को हिलाकर रखेगा, फ्यूचर में अपने नाम से ब्रांड खोलेगा, फिल्म इंडस्ट्री तक में काम करेगा, वो हर 5 से 6 माह बाद गाड़ियां चेंज करेगा और करोड़ों दिलों पर राज करेगा। मैं बात कर रहा हूँ रजब भट्ट की। आखिर कैसे एक लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला आम सा लड़का लाइफ में इतना आगे जा सकता है। अब कुछ सवाल लोगों के जहन में आते हैं कि क्या ये मुल्क छोड़कर भाग जाएगा या फिर क्या ये मारा जाएगा। आखिर क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला लड़का जिसकी फैमिली में एक माँ, एक बाप और एक बहन शामिल है। और तकरीबन हर लोअर क्लास फैमिली की तरह ये लोग भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। रजब के फादर कुवैत में जॉब किया करते थे, लेकिन 1990 में इराक और कुवैत की जंग के बाद उनको कुवैत को छोड़कर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान आए उनके हालात खराब होना शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान आने के बाद ना उनके पास तो कोई जॉब थी और ना ही वो कोई बिजनेस करते थे, जिनकी वजह से उनके हालात काफी खराब होने लगे। मगर कुछ अर्से बाद वो रजब के मामू की फैक्ट्री में काम करने लग पड़े। इसी तरह वक्त गुजरता गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम में मसले मसाइल बढ़ने लग पड़े, जिसकी वजह से उनको अपनी फैमिली को शिफ्ट करना पड़ा। पूरी फैमिली लाहौर के फिरोजपुर रोड के पास अपने घर में शिफ्ट हो गई, जो कि रजब के नाना ने उनको दिया था। घर छोटा सा था लेकिन था उनका अपना। उस वक्त ये 7th और 8th क्लास में पढ़ता था। फिर आस्ता आस्ता इनके हालात कुछ ठीक होना शुरू हो गए, लेकिन वहां पर ट्विस्ट ये आया कि जिस एरिया में ये लोग शिफ्ट हुए थे उस एरिया का माहौल बहुत खराब था और वो बुरे माहौल का असर रजब पर पड़ने लग पड़ा। फिर उसी बुरे माहौल को रजब भट्ट अडॉप्ट करने लग पड़ा। रातों को लेट आना, स्मोकिंग करना, वन व्हीलिंग करना, रजब इन कामों में मुलविस हो गया। और फिर इन मामलात में वो इतना आगे बढ़ गया कि 9th क्लास में उस पर पहली FIR हुई। उसकी अपने एक एकेडमी के सर के साथ लड़ाई हो गई और मामला इतना खराब हो गया कि बात सर के घर तक पहुंच गई। ये रजब और उसके गैंग ने मिलकर अपने एकेडमी के सर और उनके भाइयों को इतना मारा जिसकी वजह से मामला FIR तक पहुंच गया। लेकिन रजब भाई बच निकले क्योंकि वो अपने मामू के घर छुप गए थे। अब इन सब मामलात को देखकर रजब की अम्मी जो थी उनका दिल डरने लग पड़ा और उन्होंने ये फैसला किया कि इस घर और इस मोहल्ले को छोड़ दिया जाए। और ये उस टाइम उसके पेरेंट्स की जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फैसला था। एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने किराए का घर ढूंढा और वहां पर शिफ्ट हो गए। अब इस सिचुएशन को देखकर बहुत सारे लोगों के दिल में ये क्वेश्चन आया होगा कि उसकी पढ़ाई का क्या बना। वो तो अभी सिर्फ 9th क्लास में था। अब सिचुएशन के मुताबिक रजब के माँ बाप ने रजब को सजा देने के लिए ये फैसला किया कि उसको एक ऑफिस बॉय की जॉब करवाई, जहाँ पर ये प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बैठता था। और जॉब भी उस स्कूल में करवाई जिस स्कूल में इसकी माँ ने बड़े अरमानों से इसको दाखिल करवाया था, ताकि ये वहाँ पर पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। लेकिन कुछ ढीठ किस्म के बच्चे होते हैं और हमारे रजब भाई भी उन्हीं में से एक थे। काम वगैरह कर लेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। 5,500 सैलरी की एवज उन्होंने ये जॉब की। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने देखा कि प्रिंसिपल के बच्चे रजब के साथ काफी बदतमीजी कर रहे हैं और उसे मार रहे हैं। अब ऑब्वियसली वो उसकी माँ थी और ये देखकर उसकी अम्मी के दिल में ख्याल आया कि अब मैं इससे ये जॉब नहीं करवाऊंगी। फिर उसके बाद रजब भाई जॉब पर नहीं गए। लेकिन इसके बाद दोबारा रजब भाई ने स्टडीज को कंटिन्यू नहीं किया बल्कि दूसरी जॉब ढूंढने लग पड़े। फिर रजब ने 9,500 की एवज एक स्टोर में सेल्समैन की जॉब की, लेकिन बदकिस्मती से वो स्टोर भी 6 से 7 महीने बाद बंद हो गया। फिर इस बात से रजब को एहसास हुआ कि एक जॉब से उनके घर के हालात ठीक नहीं होने वाले। फिर एक और स्टोर में रजब को वेयर हाउस हेल्पर के तौर पर जॉब मिली, जिसकी सैलरी 15,000 रुपए थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर से कार्टून्स उठाकर 6th फ्लोर तक लेकर जाना होते थे। ये घर का एक ही नाजुक और लाडला बेटा था जो माँ ने अपने हाथों से बिगाड़ा था। अब गर्मियों में उसे काम करना पड़ा सिर्फ अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए। पढ़ाई में निकम्मा था लेकिन दिमाग का थोड़ा तेज था। उन दिनों नई नई उबर इंट्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान में और इसने क्या किया कि अपनी कुछ जमा पूंजी इकट्ठी की और अपनी माँ का थोड़ा सा जेवर बेचकर एक गाड़ी खरीद ली और किसी ड्राइवर को हायर करके उससे उबर चलवाना शुरू कर दी। लेकिन वो काम इतना प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुआ, तो फिर इसे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि वो उसी गाड़ी को अपने किसी दूसरे दोस्त को रेंट पर दे दे, जहां से इसको 30,000 रुपए महाना आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इसके हालात थोड़े से बेहतर हो गए और उसकी वजह से इसने अपने बहुत सारे कर्जे भी उतार दिए। अब जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर हुए, अब एक जिम के ओनर ने, जहां पर ये काफी देर से जिम कर रहा था और इसकी बॉडी वगैरह भी काफी अच्छी बन चुकी थी, उसने इसको अपने जिम के अंदर ट्रेनर बनने की अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें इसने फौरन से पहले हाँ कर दी और शाम 5 बजे से लेकर 11 बजे तक एज अ ट्रेनर वहां जिम पर काम किया करता था। इसी तरह शाम के वक्त 5 से लेकर 11 बजे तक तो ये बिजी होता था, लेकिन दिन के टाइम काफी फारिग होता था। फिर एक और अपॉर्चुनिटी ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी। इसका एक दोस्त था जिसका नाम था सईद शहबाज बुखारी। उसके फादर डायरेक्टर थे और उसने इसको एक ड्रामे में रोल करने की ऑफर दी, जो इसने एक्सेप्ट कर ली। और उस ड्रामे का नाम है रानी, जो कि आज से 7 साल पहले जियो पर लगा था। अगर हम इसके प्रोफेशनल कैरियर की बात करें तो वो इसका जिम ही था। जिम ही से ये अपने घर के एक्सपेंसिव और अपनी बहन की फीस और ये सारी चीजें मैनेज करता था। और इसका कहना है कि लोहा मुझे बहुत ज्यादा रास आया है। और इसने 4 साल उस जिम में जॉब की। अब ऐसा था कि ये कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ चुका था। फिर इसकी बहन की डिग्री भी कंप्लीट हो गई और उसने भी जॉब करना शुरू कर दी और इसकी लाइफ उस वक्त के हिसाब से सेट हो चुकी थी। और ये सब यूट्यूब, टिकटॉक यानी कि सोशल मीडिया से पहले की स्टोरी है, जिसके बारे
बारे में रजब साहब का खुद ये कहना है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह ने मुझे किसी भी सिचुएशन में मायूस नहीं किया। वो कहता है कि अल्लाह ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की। और मजीद ये कहते हैं कि जब आपको यारी दोस्ती का एहसास होता है तो आप अपने घर वालों को भूल जाते हो। और इसी तरह मैंने फिर अपने कभी घर पर टाइम स्पेंड नहीं किया और हर उल्टा काम किया। और इसी तरह मैं 2 बाइक्स तबाह कर चुका हूँ, अपना एक्सीडेंट भी करवा चुका हूँ, लेकिन अंदर से एक जज्बा था कि मैंने कुछ बड़ा करना है। लेकिन फिर भी जिंदगी के इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये सब कहना था रजब भट्ट साहब का। नहीं, अभी ये यूट्यूब पर नहीं आया, असली कहानी तो अभी शुरू हुई। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये मैच्योर भी हो रहा था और इसको काफी चीजें समझ में आने लग पड़ी थी। फिर इसी तरह इसने देखा कि ये लोग जो घर छोड़ कर आए थे उस घर को इन लोगों ने रेंट पर दे रखा था और उसकी वैल्यू काफी कम होने लग पड़ी थी, जिसकी वजह से रेंट भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। इसने क्या किया कि उस घर को सेल कर दिया और वहां से जो पैसे मिले उनको लेकर खुद और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा दूसरा घर बनाया। यानी कि उसने उन पैसों को कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। फिर 2-3 साल तक इसी तरह सिस्टम चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। 2 से 3 साल चलने वाली पार्टनरशिप टूट गए। लेकिन उसी दौरान एक इंटरेस्टिंग काम ये हुआ कि जिस जिम में ये जॉब कर रहा था वहां के ऑनर ने इसको कहा कि मैं जिम को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, तो तुम इस तरह करो कि मुझसे ये जिम रेंट पर ले लो या ठेके पर ले लो। रजब ने इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा और इस चीज का मशवरा अपनी अम्मी जान से किया और ये फैसला किया कि वो ये जिम खरीद लेगा। फिर इसी तरह उसने वो जिम लिया और उस जिम को रन करने लग पड़ा। लेकिन अगेन ये दिन में फारिग रहने लग पड़ा। फिर इसने कैजुअली टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन ये और इसका दोस्त दोनों मिलकर ट्रेडमिल कर रहे थे, जिस चीज की वीडियो इन्होंने टिकटॉक पर अपलोड की, जो वीडियो वायरल हो गई। यहाँ से स्टार्ट हुई रजब भट्ट की सोशल मीडिया की कहानी। उसकी वो वीडियो वायरल हो गई और उसके बाद दोबारा उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 2 से 3 वीडियोस बनाई जो कि फिर वायरल चली गई। लेकिन फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि इसके दोस्तों के पास भी हर वक्त टाइम नहीं होता था इस काम को करने के लिए। तो फिर इसने क्या किया कि अपनी अम्मी के साथ वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और जो बेइज्जती इसकी अपनी अम्मी से ऑफ कैमरा होती थी ये ऑन कैमरा करवाने लग पड़ा और लोगों ने इसका कंटेंट एंजॉय करना शुरू कर दिया। इसकी अम्मी इसको मारती थी, डांटती थी और लोग एंजॉय करते थे, जिसकी वजह से इसने बहुत कम टाइम में पॉपुलैरिटी और फॉलोइंग इकट्ठी कर ली थी। अब मेन सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसने ये अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इसका एजुकेशनल पॉइंट क्लियर कर दूं। जब इसने मल्टीपल जॉब्स की तो फिर इसे अंदाजा हुआ कि पढ़ाई भी जिंदगी में जरूरी है, तो फिर इसने दोबारा एडमिशन लिया और आईकॉम तक पढ़ा। लेकिन आईकॉम तक पढ़ने के बाद दोबारा इसने पढ़ाई को अच्छा, जब ये टिकटॉक पर फेमस हुआ तो इसकी काफी फॉलोइंग बन चुकी थी और काफी अवाम इसको पसंद करने लगी थी। जिस भी टाइप का कंटेंट बनाता था वो फेमस हो जाता था। तभी इसके एक दोस्त शाजी ने इसे मशवरा दिया कि तुम यूट्यूब पर क्यों नहीं आते, बहुत सारे लोग तुम्हें वहां पर पसंद करेंगे, तुम यूट्यूब पर आओ और व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करो। फिर उसके इंसिस्ट करने पर इसने यूट्यूब पर एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है रजब फैमिली, जो कि आज करोड़ों दिलों की जान है, जिसे देखे बगैर लाखों लोग रात को सो नहीं पाते। इस लेवल की ऑब्सेशन क्रिएट की है इस बंदे ने। फिर जब इसने चैनल बनाया और अपने कंटेंट को रेगुलरली अपलोड करता रहा तो अवाम ने इसका कंटेंट बहुत लाइक किया और बहुत एंजॉय किया और इसको काफी ज्यादा रीच मिली और इस तरह इसने अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत करी थी। लेकिन यूट्यूब पर काम करना कोई आसान काम नहीं है। जहां पर आपको इतना फेम मिलता है वहां पर हेट और क्रिटिसिज्म भी मिलता है। अब इसको नया नया फेम मिला तो इसने सोशल मीडिया पर अपना सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया, लाइक अपना एड्रेस, लॉकर, कमेटी, सामान, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज दिखाना शुरू कर दी। जिसका सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ इसके घर में चोरी हुई। दिन दहाड़े 12 बजे 3 अफराद इसके घर आते हैं और इसके घर वालों को पिस्टल दिखाकर इसके घर का सारा कीमती सामान ले जाते हैं और एंड पर वार्निंग देकर जाते हैं कि तू अब व्लॉग बनाकर दिखा। अब इस चीज से ये चीज तो क्लियरली पता चल जाती है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था और किसी की साजिश थी। और इस इंसिडेंट के बाद इसको ये भी अंदाजा हो जाता है कि जितनी चीजें प्राइवेट रखी जाएं उतना बेहतर है। अगर हम इसकी दोस्ती की बात करें तो ये अपने व्लॉग्स में एक दोस्ती का बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाता है। इसमें इसके 4 मेन क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिसमें हैदर शाह, मान डोगर, जहांगीर और शाजी शामिल। रजब साहब का कहना है कि ये अपने दोस्तों के बगैर इनकम्प्लीट है और ये कहते हैं कि अगर मैं इन दोस्तों में से सबसे अपने क्लोज फ्रेंड की बात करूं तो वो है हैदर शाह। रजब साहब कहते हैं कि बाकी सब भी मुझे अजीज हैं लेकिन हैदर शाह मेरा लव है। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि रजब भट्ट अपने दोस्तों की वजह से ज्यादा फेमस हुआ, स्पेशली हैदर शाह की क्यूटनेस की वजह से और डोगर साहब की जुगतों की वजह से। और कुछ लोग तो ये एलिगेशंस भी लगाते हैं कि रजब साहब ने इनको हायर कर रखा है और हर महीने अपने दोस्तों को पैसे देते हैं, जबकि रजब साहब का कहना है कि वो व्लॉग में आने का मुझसे 1 रुपया भी लें तो वो हराम है मुझ पर भी और उन पर भी। अब यहाँ पर हर बंदे को इस चीज की क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये कमाता कितना है, क्या इसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यूट्यूब ही है, और अगर इसके दोस्त इसके व्लॉग में आने का कुछ नहीं लेते तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सबसे पहले अगर हम रजब भट्ट की बात करें तो इसका सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब मोनेटाइजेशन, जिसमें इसके डेली व्लॉगिंग के चैनल से इसको एड्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं। फिर दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है इसका जिम, जो इसकी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी की वजह से मजीद फेमस हो गया, जिसकी वजह से उसकी डिमांड मजीद बढ़ गई। और इसका तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है इसका कंस्ट्रक्शन का काम, जिसको ये ज्यादा सोशल मीडिया पर शो नहीं करता। और अभी रिसेंटली इसने अपना एक परफ्यूम ब्रांड भी लॉन्च किया है, जिसमें अभी सिर्फ इसने अपने 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें वांटेड बाय रजब, फ्लोरा बाय रजब, शेयर बाय रजब और इमरान
इमराज भाई रजब, इन नामों से इसने अपने परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं। और इन सब चीजों के साथ साथ ये साहिब रात को टिकटॉक लाइव पर भी आते हैं। बट सिर्फ टिकटॉक लाइव की इनकम अगर इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बताई जाए तो हर महीने का 70 लाख रुपए ये सिर्फ टिकटॉक लाइव से कमाते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग टिकटॉक लाइव की हुई कमाई इन पर हराम है और ये टिकटॉक लाइव से आए हुए पैसे गरीबों में बांट देते हैं और गरीबों में बांटने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट और वीडियोस भी लगाते हैं। देन इनका कोर सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें ये डिफरेंट ब्रांड्स की प्रमोशन भी करते हैं और ये खुद कहते हैं कि मैं प्रमोशनल कंटेंट का काफी ज्यादा चार्ज करता हूँ क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी और लॉयल ऑडियंस बन चुकी है जिसकी वजह से मैं प्रमोशनल कंटेंट का काफी ज्यादा चार्ज करता हूँ। और अब अगर हम इसके तमाम एसेट्स को मिलाकर एक एवरेज अमाउंट निकालें, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट तो हम जान नहीं सकते, तो एवरेज अमाउंट तकरीबन मंथली 2 to 2.5 करोड़ के बीच में, मतलब कि ये महीने का 2 से 2.5 करोड़ तक कमा रहे हैं। तो ये तो थी रजब भट्ट की इनकम। अब जानते हैं कि इसके दोस्त क्या कमाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मान डोगर की। ये साहब एक कबूतरबाज हैं और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये शर्त लगाकर भी कबूतरबाजी करते हैं और वहां से भी पैसे कमाते हैं। सेकेंडली इनका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है इनकी प्रॉपर्टी। रजब भट्ट ने खुद कई बार अपनी वीडियोस में ये बात की है कि ठोकर पर आधी प्रॉपर्टी डोगर की है। मेन चौक पर कुछ प्लाजे हैं जो कि वो अक्सर अपनी वीडियोस में शो भी करते हैं, वहां से भी उनको रेंट आते हैं। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमर्शियल एरियाज के कितने रेंट आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोगर साहब टिकटॉक लाइव पर भी आते हैं और वहां से भी बहुत अच्छी खासी अमाउंट जनरेट करते हैं। हैदर शाह की अगर बात करूं तो वो एक सेटल फैमिली से बिलोंग करता है और उसने अपनी पहली शॉप अपने भाई के साथ मिलकर AS मोबाइल के नाम से बनाई है। सेकेंडली माशाल्लाह से ये भी टिकटॉक लाइव पर आते हैं। इसके बाद शाजी जो कि अपना एक यूट्यूब चैनल रन करता है और वो भी टिकटॉक लाइव पर आते हैं। फिर लास्ट में आ जाते हैं इनके गैंग के सबसे शरीफ और समझदार इंसान जहांगीर भट्ट साहब। ये एक ट्रैवल एजेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी टिकटॉक लाइव पर आते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया रजब भट्ट और उसके दोस्तों के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। लेकिन जहाँ पर इतने ज्यादा पैसे कमा लिए जाते हैं वहां पर कुछ लोगों के लिए इन पैसों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। रजब भट्ट वो यूट्यूबर है जो हर 5 से 6 माह बाद गाड़ी चेंज करता है। अगर हम इसकी रिसेंट गाड़ियों की बात करें तो इसके पास एक 4x4 है। रिसेंटली इसने एक सोनाटा N-Line भी परचेज की है और अभी एक और इसकी डील डन हो चुकी है जो कि बाहर से इम्पोर्ट करवाई जा रही है। मतलब ये तीनों गाड़ियां कोई पिछले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर इसने परचेज की है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे रजब भट्ट के इस लाइफस्टाइल को शो ऑफ करना कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रजब भट्ट का ये कहना है कि अल्लाह का मुझ पर एहसान है और मेरा शौक भी है जिसकी वजह से मैं ये गाड़ियां परचेज कर रहा हूँ और मैं अपने सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ और लोगों को तरसा रहा हूँ और लोग तरस रहे हैं। ये मेरा शौक है। गाड़ियों के साथ साथ रजब भट्ट साहब को घड़ियों का भी बहुत क्रेज है। लास्ट ईयर इसने 2 एक्सपेंसिव घड़ियां खरीदी हैं। एक अराउंड 55 लाख की है जो कि 41 mm रोलेक्स गोल्ड और दूसरी तकरीबन 30 लाख की है जो कि फ्रैंक म्यूलर 45 mm की घड़ी है जिस पर डायमंड्स लगे हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल वगैरह करते हैं। लेकिन रजब साहब के मुताबिक वो अपना सिर्फ शौक पूरा कर रहे हैं और लोगों के मुताबिक रजब साहब ने अपनी शादी पर भी बहुत ज्यादा फजूल खर्ची की है। जो पैसा तुमने अपनी शादी पर लुटाया है वही तुम गरीब आवाम पर लगाते। लेकिन रजब भाई का कहना है कि वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चैरिटी कर रहे हैं। अब जब इतनी ज्यादा चैरिटी कर रहे हैं तो कुछ पैसा उड़ाना भी तो चाहिए ना। खैर ये तो उनकी मर्जी। इसके अलावा अगर हम इनकी शादी की बात करें तो उनकी कंप्लीट अरेंज मैरिज है। एक कम्युनिटी ग्रुप के थ्रू दोनों फैमिलीज मिली थी। रजब की तरह ही उनकी वाइफ की फैमिली भी बहुत छोटी है जिसमें माँ बाप और एक भाई और एक बहन शामिल। उसकी वाइफ की अम्मी एक गवर्नमेंट टीचर हैं और फादर उनके इस दुनिया से जा चुके हैं और भाई स्टडी कर रहा है और साथ ही साथ गिटार आर्टिस्ट भी है, मतलब गिटार आर्टिस्ट भी है। रजब का कहना है कि वो अपनी वाइफ से अपनी फैमिली के थ्रू ही मिला था और पहले उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। रजब भट्ट ने एंगेजमेंट के इवेंट के बजाय निकाह को प्रेफर किया और दिसंबर 2023 में इनका निकाह हुआ और उसके साथ 1 साल बाद दिसंबर 2024 में इनकी शादी हुई। शादी के फौरन बाद वलीमे के अगले दिन रजब भट्ट पर FIR हो गई। शादी में मिले गिफ्ट लाइन कप और राइफल की वजह से 2 से 3 घंटे के बाद रजब भट्ट शख्सी जमानत पर छोड़ गए और अभी ये इन सारी चीजों से उलझा ही हुआ था कि एक एडवोकेट ने इसकी 2 साल पुरानी वीडियो की बेस पर इस पर FIR कर दी और उसमें उसने कहा कि इसने नमाज की बेहुरमती की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सबाजान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। और एडवोकेट ने उससे अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। लेकिन उस वक्त रजब और उसके दोस्त मलिक जमान ने समझदारी से फैसला लेते हुए बड़े उलमा कराम को बिठाकर एक वीडियो बनाई कि अगर किसी को लगता है कि मैंने बेहुरमती की है या कुछ गलत किया है तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इस वीडियो से उस एडवोकेट ने अपनी FIR वापस ले ली और इस तरह वहाँ पे मामला ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ से ये मामला ख़त्म हुआ वहाँ से दूसरे मामला शुरू हो गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर दिया कि इस वकील ने सिर्फ व्यूज़ की खातिर इस पर केस किया है ताकि वो रजब भट्ट का नाम अपने साथ लगाकर वायरल हो सके। और
और फिर इसी चीज को बुनियाद बनाकर दूसरे शहरों से भी वकीलों ने रजब भट्ट पर केस करना शुरू कर दिए, जिसकी पेशियां वो अभी तक भुगत रहा है। और इन सब मामलात के दौरान एक नया शो मंजर आम पर आता है, जिसमें रजब भट्ट, डक्की भाई और नदीम नानीवाला मिलकर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। हाँ, मैं उसी कोर्स की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने लॉन्च किया था, जिस कोर्स में ये लोग क्रिप्टो करेंसी, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब, ई कॉमर्स, ये सब चीजें सिखा रहे हैं। अब इनके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इनको एक स्कैम समझकर बहुत सारी वीडियोस बना दी, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी इंटरनेट पर देख ली होंगी। सोशल मीडिया पर 90% लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये कोर्स अवाम को लूटने के लिए लॉन्च किया। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी शाहकार है कि ये लोग उन्हीं के कोर्स को परचेज करके उसको कम प्राइस में आगे सेल कर रहे हैं। खैर, अगर हम इस कोर्स के बारे में बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर इस चीज को एक्सपोज कर रखा है। 100% ऑडियंस में से तकरीबन अब सिर्फ 40 to 50% लोग ही रह चुके होंगे जो इस कोर्स को सिर्फ फर्स्ट टाइम बाय करेंगे। और पहली दफा ही बाय करने के बाद लोगों को उस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो वो एक्यूरेट है, लेकिन वो लोग सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं आप लोगों को, जिसकी यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी आप लोगों को। और अगर इस बिजनेस के सक्सेस रेट की बात करूं आपके साथ, फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 लाख लोग भी इस कोर्स को परचेज करते हैं तो उन लोगों को मिलेंगे 50 करोड़ रुपए। बट स्टिल उनका कोर्स अच्छा है फॉर द बिगिनर्स जिनको कुछ नहीं आता। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि यूट्यूब उनके कोर्स से लाख दर्जे बेहतर है। लेकिन जहां तक उन लोगों की बात की जाए कि जो लोग इनके प्रोजेक्ट को स्कैम समझते हैं, तो उन लोगों की वीडियोस की वजह से इनका प्रोजेक्ट डूबता ही नजर आ रहा है। लास्ट में अगर हम बात करें कि ये फ्यूचर में कहां स्टैंड होगा, तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि इस टाइम रजब भट्ट अपनी पीक पर है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि सदा वक्त एक सा नहीं रहता और हर उरूज का सवाल है। और ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में बहुत सी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि करंटली ये जिस सिचुएशन में है और जिन जिन प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहा है, उन चीजों को देखते हुए ये कंट्री को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम रजब भट्ट साहब, जो कि सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह से उस्ताद सिद्धू अपने पिंड में ही मारा गया था और अपने इलाके से भाग कर नहीं गया था, उसी तरह मैं भी अपने मुल्क में ही रहूंगा और मुझे भी मौत अपने मुल्क में ही आएगी, यानी कि मैं अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके अलावा अगर इनके एरा की बात करें तो बहुत लोग ये भी प्रेडिक्शंस करते हैं कि ये आइंदा आने वाले 1-2 साल तक ही पीक पर रहेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक लोकल यूट्यूबर बनता जाएगा। मतलब ये वीडियोस और कंटेंट वगैरह तो अपलोड करता रहेगा, लेकिन जिस तरह से आजकल ये ट्रेंडिंग में है, तब ये ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा, इसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरी ऑडियंस है जो ये कहती है कि इसकी एफर्ट और इसके कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रेटजी को देखा जाए तो आने वाले 5-6 साल तक ये ट्रेंडिंग में रहेगा और मजीद तरक्की करेगा, और तब तक तरक्की करेगा जब तक इसके कोई कंपैरिजन का नहीं आता। खैर, ये थी रजब भट्ट की अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें मैंने कोशिश की है कि इसकी जिंदगी के जितने भी पहलू हैं आपके सामने लाए जाएं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। थैंक यू।